Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. So guys, how are you all? I hope you all are well, happy, healthy and enjoying and learning. So let's start the next chapter of class 9, that is force and laws of motion. So first chapter is done. First chapter was motion. So we were just studying the motion. Simply हम motion को पढ़ रहे थे और अब हम laws of motion पढ़ेंगे. मोशन का cause क्या है, मोशन के laws क्या हैं, भाई कैसे कोई भी मोशन अगर हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी स्पीड से चल रहा है, अगर उसकी स्पीड वेरी करती है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, एक्सेलरेट हो रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है, रेस्ट में था, चलना शुरू कर दिया, चल रहा था, रुक गया, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ऐसी चीज़ें हो रही हैं। जैसे आपने और भी कई सारी चीज़ें ऑब्जर्व की होंगी कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, एक बॉक्स रेस्ट में रखा हुआ है, अगर वो चलना स्टार्ट कर दे, अपने आप चलना स्टार्ट कर दे, तब तो जादू हो जाएगा। ऐसा तो हमने देखा ही नहीं। आइदर वी विल पुश इट और विल पुल इट, या फिर हो सकता है कि वो बॉक्स हल्का हो तो हवा आई जोर से तो वो चलना शुरू हो गया। तो इसका मतलब कोई ना कोई चीज तो है ना जो उस पर फोर्स लगा रही है, या उसको बोल रही है, या उसको इट इज मेकिंग दैट ऑब्जेक्ट मूव। अपने आप तो नहीं चल रहा है। इसका मतलब देयर इज समथिंग विच इज द ऑब्जेक्ट या विच इज द थिंग बिहाइंड द मोशन। मोशन के पीछे उसका कुछ ना कुछ कॉज है। ऑल्सो देयर आर सम लॉज कि ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा। जैसे आपने और भी ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आप नदी में हैं, नदी में नाव में बैठे हुए हैं, एंड जब आप नदी के किनारे पे आते हैं, व्हेन यू रीच द बैंक ऑफ द रिवर, और आप जब नदी से बाहर निकल रहे होते हैं, सो व्हेन यू जंप ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, आपने शायद ऑब्जर्व किया होगा कि जो नाव है, जो बोट है, इट गोज बैक। व्हेन यू जंप दिस साइड इट गोज बैक, है ना। तो जैसे बुलेट जब फायर होती है फ्रॉम गन, तो गन भी पीछे थोड़ी मूव होती है, बुलेट गोज आउटसाइड और जो गन है वो पीछे आती है, पीछे उसका धक्का लगता है। सो व्हाई ऑल ऑफ दीज आर हैपनिंग। तो इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कॉज क्या है मोशन का और लॉज क्या है मोशन के। तो पहली चीज, कॉज ऑफ मोशन इज फोर्स, एंड फिर लॉज ऑफ मोशन तो हम पढ़ने ही वाले हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो चल रहा है ना, कोई ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है, उसको रोकना है तो भी आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर रुका हुआ है उसको चलाना है तो भी फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर आपको स्पीड बढ़ानी है, लेट्स से आप किसी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे थे और आपको स्पीड बढ़ानी है, तो आपने क्या किया, एक्सेलरेट किया। अब उस एक्सेलरेटर में तो ऐसा कुछ नहीं था ना कि उसको ऐसे घुमा दिया तो बस स्पीड बढ़ गई। नो, पूरा उसका आपकी गाड़ी में इंजन है, एंड दैट इंजन डज समथिंग, जिसकी वजह से आप जब एक्सेलरेटर को घुमाते हो तो स्पीड बढ़ जाती है, जब आप ब्रेक को लगाते हो तो स्पीड कम हो जाती है। सिर्फ वो ब्रेक का रोल नहीं है ना, देयर इज अ कंप्लीट इंजन, और वो इंजन ऐसा कुछ ना कुछ करता है जिसकी वजह से स्पीड कम होती है, ज़्यादा होती है, गाड़ी रुक गई, गाड़ी स्टार्ट हो गई। देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, उस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने का कुछ रेट होगा कि इतने टाइम में इतना डिस्प्लेसमेंट, इतने टाइम में इतना डिस्टेंस। फिर हमने ये देखा, और जब इसकी बात की हमने तो स्पीड और वेलोसिटी टर्म्स आए, उनको मेजर करने के हमारे पास हमने डिवाइसेस के बारे में बात की। एंड आफ्टर दैट वी टॉक्ड अबाउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी में दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड को चेंज करो देन ऑल्सो वेलोसिटी विल चेंज, सिर्फ आप डायरेक्शन को चेंज करो देन ऑल्सो वेलोसिटी विल चेंज, इफ यू चेंज बोथ देन ऑल्सो वेलोसिटी विल चेंज। और जब हम वेलोसिटी को चेंज करते हैं तो किस रेट से हम चेंज कर रहे हैं, कितने देर में स्पीड कितने से बढ़ करके कितनी हो गई, ये कितने से घट के कितनी हो गई, उस पर डिपेंड, उससे हमें मिला था एक्सेलरेशन, एक नया टर्म। अब ये तो हो गया वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एटसेट्रा। अब ये सब चीज़ों को कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है भाई, कौन एक्सेलरेट कराता है, कौन स्पीड बढ़ाता है, घटाता है, इन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो वो हम यहाँ पढ़ेंगे, दैट इज फोर्स। तो फोर्स क्या आपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व किया है? नहीं, हमने तो ऑब्जर्व नहीं किया, इज इट? नहीं, सबने फोर्स डेली लाइफ में ऑब्जर्व किया है। आपने देखा होगा कि सबसे सिंपल चीज, व्हेन आई एम राइटिंग ऑन दिस बोर्ड, व्हेन आई एम राइटिंग ऑन दिस बोर्ड आई एम अप्लाइंग अ फोर्स, एक फोर्स लगा रहे हैं ना, ये एक फोर्स है, आई एम पुशिंग दिस बोर्ड। तो ये जो पुशिंग जो एक्शन है वो क्या है, ये एक तरीका है फोर्स लगाने का। अगर कोई ऑब्जेक्ट कहीं पे ग्राउंड पे रखा हुआ है और आपको उसको खींच करके ले जाना है तो दैट इज अ पुलिंग फोर्स। उसके अलावा जब क्रिकेट में आप देखते हैं, क्रिकेट में हो, बैडमिंटन में हो, टेबल टेनिस में हो, व्हाट वी डू, हम लोग जो जैसे क्रिकेट में अगर हम बात करें तो बॉल आती है और बॉल को हिट करते हैं। तो ये जो फोर्स है, फोर्स को तीन तरीके से लगाया जाता है, किसी भी तरह का फोर्स हो, या तो पुल, या फिर पुश, या फिर हिट। एंड हिट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ पुश,
क्योंकि जब बॉल आई बैट के पास और आपने पुशिंग फोर्स लगाया, दैट पुशिंग फोर्स इज ऑल्सो, वो भी क्या है, दैट हिटिंग इज ऑल्सो अ पुशिंग फोर्स ना, वो हिट भी एक पुशिंग फोर्स है। लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि ये जो हिट है ये बहुत छोटे टाइम के लिए लगता है ना। आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हो, आप काफी टाइम तक उसको यू आर पुशिंग दैट ऑब्जेक्ट, लेकिन जो हिट है वो कैसा पुश है, वो बहुत थोड़े टाइम के लिए लगता है। अगर आप क्रिकेट में बात करो तो जब बॉल आएगा और बैट पे जो हिट उसको पड़ेगा, जो उसको पुश पड़ेगा, दैट इज फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, थोड़ी देर के लिए होता है, बहुत छोटे टाइम के लिए होता है। तो हिट इज ऑल्सो काइंड ऑफ पुश। लेकिन जितने भी टाइप के फोर्स हैं, अब क्या क्या फोर्सेस हमने अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किए हैं, तो आपने मैग्नेटिक फोर्स ऑब्जर्व किया होगा। मैग्नेटिक फोर्स कब ऑब्जर्व किया, कोई भी दो मैग्नेट ले लो, और मैग्नेट के भाई दो मैग्नेट है, उनके कुछ ना कुछ एंड होंगे, उनके एंड पॉइंट्स को अगर आप पास में लाते हो तो कभी कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वो एंड पॉइंट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कभी कभी वो रिपेल भी करते हैं। एक केस होगा कि वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक केस होगा कि वो रिपेल कर रहे हैं। तो देयर आर बोथ केसेस। तो जब वो अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, जब मान लो ये दो हैंड्स हैं, दीज आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, तो ये कैसा फोर्स हुआ, व्हाट काइंड ऑफ फोर्स इज दिस, अट्रैक्ट के केस में इट इज अ पुलिंग फोर्स, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और जब वो रिपेल कर रहे हैं तो एक दूसरे को दूर भगा रहे हैं कि दूर जाओ, तो इट मीन्स इट इज अ पुशिंग काइंड ऑफ फोर्स, करेक्ट। इसके अलावा हमने ग्रेविटेशनल फोर्स तो हम रोज ऑब्जर्व करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंको वो वापस नीचे आएगा, ऊपर फेंको वापस नीचे आएगा। इफ आई जंप आई विल ऑल्सो कम बैक, मैं भी नीचे वापस आऊंगी। सो दिस इज अ ग्रेविटेशनल पुल, इसको हम ग्रेविटेशनल पुल भी बोलते हैं, क्योंकि जैसे ही हमने ऊपर फेंका तो अर्थ ने उसको वापस खींचा। सो खिंचाओ मतलब क्या है, पुल, और प्रेस करो और दबाओ मतलब क्या है, पुशिंग। सो दिस इज पुशिंग फोर्स, दिस इज पुलिंग फोर्स। तो ये जो ग्रेविटेशनल है इसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स को ग्रेविटेशनल पुल भी बोलते हैं। उसके अलावा क्या क्या फोर्सेस है, फ्रिक्शन फोर्स है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। आपने अपने बालों में जो स्केल है उसको रब करके शायद कभी पेपर्स के जो टुकड़े होते हैं उनको उठाने की कोशिश की होगी, दे ऑल्सो अट्रैक्ट ईच अदर। सो देयर आर सो मेनी फोर्सेज। जैसे मैंने आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाले केस में क्या बताया था कि रस्सी में जब आप पत्थर को बांधोगे और ऐसे घुमाओगे तो वो रस्सी टाइट हो जाती है, तो उसमें जो फोर्स डेवलप होता है उसको हम बोलते हैं टेंशन। इसके बारे में बहुत डिटेल में आप 11th में पढ़ेंगे, बट जस्ट टू नो कि फोर्सेस किस किस टाइप के होते हैं, तो ये हो गया। उसके अलावा न्यूक्लियर फोर्स होते हैं। न्यूक्लियस अभी आपने पढ़ा है या नहीं पता नहीं, बट न्यूक्लियस जो एटम्स है उसके स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस करके एक टर्म आता है, उसके अंदर न्यूक्लियर फोर्स होता है, ये आप 12th में जाकर के पढ़ेंगे। तो देयर आर सो मेनी फोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन दी यूनिवर्स, लेकिन सबके सब जो हैं इस एक्शन पे काम करते हैं, आइदर पुश या फिर पुल या फिर हिट, राइट। सो नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स को हमने देखा तो नहीं है, फोर्स का इफेक्ट हम फील करते हैं। फोर्स का जब इफेक्ट होता है उस इफेक्ट की हेल्प से हम बोलते हैं कि हाँ यहाँ पे फोर्स है। तो जैसे इफेक्ट इसके क्या क्या हो सकते हैं, तो पहला कि मूव और टेंड टू मूव एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, उस पर अगर हम फोर्स लगाएंगे तो वो उस ऑब्जेक्ट को मूव कराएगा, है ना। मूव और टेंड टू मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट, उसको रेस्ट से ये चलाने की कोशिश करेगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उसको हमने फोर्स लगाया तो वो चलेगा। लेकिन उसके लिए भी एक चीज और समझनी जरूरी है कि आपके पास एक नया टर्म आएगा, बैलेंस्ड एंड, ये सारे के सारे इफेक्ट्स 1 by 1 लिखेंगे, लेकिन और भी जो जो चीजें हमें रिक्वायर्ड लग रही हैं वो सीखते जाएंगे। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो यू कैन परफॉर्म एन एक्टिविटी, जैसे कोई एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, बड़ा सा बॉक्स है ना, कोई घर में कोई भी बड़ा सा ऑब्जेक्ट हो जिसका मास थोड़ा ज्यादा हो, उसको आप उसकी उस जगह से मूव कराने की कोशिश करो। ये आपने किया हुआ है डेफिनेटली, बट फिर से एक बार कोशिश करो। तो आप थोड़ा सा फोर्स अगर लगाओगे तो वो नहीं चलेगा, फिर आप उसको और इंक्रीज करोगे फिर भी नहीं चलेगा, फिर और इंक्रीज करो फिर भी नहीं चला, फिर और ज्यादा इंक्रीज किया आपने फोर्स, और ज्यादा जोर से उसको आप पुश कर रहे हो सकता है तब वो चलने लग जाए। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर वही चीज किसी स्मूथ सरफेस पे रखी होती, मान लो उसी चीज को आप किसी आइस की सरफेस पे, मतलब बर्फ वाली सरफेस पे रख देते, क्या आपको इतना ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ती? नो। आपने कभी अगर बर्फ का टुकड़ा हाथ में लिया होगा तो ध्यान देना कि वो आपके हाथ से बहुत जल्दी स्लिप होता है, बहुत ही स्मूथ सरफेस होती है उसकी। तो अगर बर्फ की जगह पे, या फिर मान लो कि एक सीमेंट वाला या टाइल वाला जगह था, वहां पे ऑयल गिर गया, नाउ उस ऑयल के ऊपर आपने उस बॉक्स को रखा, ठीक है, अब उसको मूव कराओ तो हो सकता है कि आपको थोड़ा कम फोर्स लगाना पड़े।
तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट मान लो ये नॉर्मल आपके घर की सरफेस पे रखा है और ये दूसरा केस कि ये आइस की सरफेस पे रखा है, तो इस केस में हमें मान लो फोर्स F1 लगाना पड़ा, इस केस में फोर्स F2 लगाना पड़ा। डेफिनेटली F2 जो होगा वो F1 से छोटा होगा, हम लोगों को इस केस में कम फोर्स लगाना पड़ेगा, इस केस में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? हमें पता है कि भाई यहाँ पे वर्ल्ड में, हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं वहां पे फ्रिक्शन प्रेजेंट है, ठीक है, वहां पे फ्रिक्शन प्रेजेंट है। हो सकता है यहाँ बिल्कुल फ्रिक्शन ना लगे, थोड़ा सा धक्का दो ऑब्जेक्ट को और वो चलने लग जाए, ऐसा हो सकता है कि आइस में आपने थोड़ा सा धक्का दिया और वो चलने लग जाएगा, लेकिन नॉर्मल हमारे घर की जो सरफेस पे है उस पे ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस जगह पे इस पे फ्रिक्शन लग रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जितनी ज्यादा रफ सरफेस उतना ज्यादा फ्रिक्शन, कम रफ सरफेस तो कम फ्रिक्शन। तो यहाँ पे फ्रिक्शन कम लग रहा है, यहाँ पे फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा है। तो जब फ्रिक्शन कम रहेगा तो आपको फोर्स भी कम लगाना पड़ेगा, फ्रिक्शन ज्यादा रहेगा तो आपको फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। मान लो और एक एग्जांपल इसके लिए हम लेते हैं कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है या फिर कोई बुक रखी हुई है, जैसे आपके बुक में एक्टिविटी गिवन है कि एक यहाँ पे पतली सी बुक रखो, उस पे इस साइड एक रस्सी बांधो, इस साइड भी एक रस्सी बांधो। लेट्स से इसका नाम है रोप 1, दिस इज रोप 2। आपने इस तरफ से खींचा तो ये टेबल पे रखा है ऑब्जेक्ट, है ना, इस तरफ से खींचा तो ये ऑब्जेक्ट चलेगा, इस तरफ से खींचा तो भी ये ऑब्जेक्ट चलेगा। मान लो आपने दोनों तरफ से इक्वली खींचा, इफ यू आर पुलिंग द रोप ऑन द बोथ साइड विद इक्वल फोर्सेस, क्या ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा? नो, नहीं मूव करेगा ना। इसी को बोलते हैं हम अनबैलेंस्ड फोर्स या बैलेंस्ड फोर्स। अगर एक तरफ का फोर्स ज्यादा है, मान लो इसी केस में जैसे हमने क्या किया, पहले एक तरफ से खींचा, इस तरफ से हम खींच ही नहीं रहे, इस तरफ खींचा तो इस तरफ चलेगा, इस तरफ खींचा तो इस तरफ चलेगा। अब दोनों तरफ इक्वल फोर्स से खींचा तो कहीं भी नहीं जाएगा। नाउ लेट्स से कि इस तरफ जो फोर्स लगाया हमने, इस तरफ से जो पुलिंग फोर्स लगा रहे हैं दैट इज ग्रेटर देन पुलिंग फोर्स ऑन दिस साइड, ये वाला फोर्स ज्यादा बड़ा है, इस साइड वाला फोर्स अगर ज्यादा बड़ा है तो ये ऑब्जेक्ट इधर चलेगा। टग ऑफ वॉर तो देखा है ना, टग ऑफ वॉर में क्या होता है कि दोनों की दोनों टीम फोर्स लगा रही होती है, जिस तरफ कम फोर्स हुआ, इधर अगर कम फोर्स हुआ तो सारे के सारे इधर खींच के चले आएंगे, अगर इधर का फोर्स ज्यादा हुआ, इधर का फोर्स कम हुआ तो सारे के सारे इधर खींच के चले आएंगे। तो यहाँ पे भी सेम चीज हो रही है, अगर हमने इस तरफ का फोर्स ज्यादा किया तो ये ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, इस तरफ का फोर्स ज्यादा किया, इस तरफ का कम हुआ तो इस तरफ आ जाएगा। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए कैसा फोर्स चाहिए? अनबैलेंस्ड फोर्स। अगर बैलेंस्ड रहा, इधर जितना फोर्स उधर भी उतना ही फोर्स, अगर बैलेंस्ड फोर्स रहा तो देयर वोंट बी एनी चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन नहीं होगा इन केस ऑफ बैलेंस्ड फोर्स। लेकिन अनबैलेंस्ड फोर्स में चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन होगा। चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, अभी आपको स्टेट ऑफ मोशन से दिक्कत हो रही होगी, स्टेट ऑफ मोशन अभी आपको और डिटेल में बताएंगे एक एक करके। तो अगर हमारे जैसे आपने साइकिल वाला आपको वहां पे बुक में एग्जांपल दिया है कि आप साइकिल पे पेडलिंग करते हुए जा रहे हैं, आपने थोड़ी देर पेडलिंग की तो स्पीड बढ़ गई साइकिल की, और उसके बाद फिर आपने पेडलिंग करना बंद कर दिए, तो क्या होगा? थोड़ी देर बाद साइकिल विल स्टार्ट, उसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज होने लग जाएगी, इट्स स्पीड विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। और अगर आपको स्पीड मेंटेन करनी तो आप फिर उसमें पैडलिंग करते जाओगे, तो वो स्पीड डिक्रीज क्यों हो रही है? क्योंकि हम आगे कोई फोर्स लगा नहीं रहे हैं और पीछे फ्रिक्शन लग रहा है, पीछे फ्रिक्शन लग रहा है, आगे हम कोई फोर्स लगा नहीं रहे हैं, तो अनबैलेंस फोर्स हो गया ना। और अगर हमको स्पीड बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा? आगे फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, पेडलिंग और स्पीड से करनी पड़ेगी, आगे फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा ताकि फ्रिक्शन से हम तेज हो पाए। फ्रिक्शन से इस साइड वाला फोर्स ज्यादा रहेगा तभी हमारी स्पीड बढ़ेगी। और अगर हमें सिर्फ कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करनी है कि भाई स्पीड बढ़े ना, बस एक कांस्टेंट स्पीड से चलते रहो कि 4 मीटर पर सेकेंड तो 4 मीटर पर सेकेंड से चले जा रहे हैं, इन दैट केस क्या होगा? उस केस में आपको इधर वाला फोर्स भी और इधर वाला फोर्स भी बराबर रखना पड़ेगा। जैसे मान लो कि इधर दोनों तरफ मैंने क्या किया, सेम फोर्स रखा, और सेम फोर्स रख करके भी ऑब्जेक्ट को हम इधर मूव करा रहे हैं। शुरू से ही मैंने रस्सी ऐसे दोनों टाइट रखी और दोनों को, पूरे ऑब्जेक्ट को लेकर के आई एम टेकिंग ऑन दिस साइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम कांस्टेंट स्पीड से उस ऑब्जेक्ट को इधर लेकर के जा रहे हैं। तो अगर आपको जो स्टेट ऑफ मोशन है, स्टेट ऑफ मोशन मतलब होता है कि या तो रेस्ट या फिर यूनिफॉर्म मोशन,
रेस्ट या फिर यूनिफॉर्म मोशन, रेस्ट या फिर यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर बैलेंस्ड फोर्स रहेगा, बैलेंस्ड फोर्स अगर रहेगा तो चेंज, जो स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो मैंने केस बोला, क्या है फर्स्ट वाला केस कि मूव और टेंड टू मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है और उसको मूव कराना है तो वो कौन करेगा? फोर्स करेगा। और कैसा फोर्स करेगा? अनबैलेंस्ड फोर्स। तो अभी हम एक ही फोर्स की बात कर रहे हैं, एक ही फोर्स लग रहा है, एक ही फोर्स लग रहा है तो किसी एक ही डायरेक्शन में लगेगा। और जब सिंगल फोर्स लगेगा तो वो तो अनबैलेंस ही रहेगा ना। बैलेंस्ड फोर्स कब हो पाएंगे? जब आप दो तरफ से फोर्स लगाओगे तब। अभी हम कोई एक ही फोर्स लगा रहे हैं, तो वो एक फोर्स अगर हम सिर्फ लगा रहे हैं तो वो क्या करेगा? इट विल मूव और टेंड टू मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट। दूसरा, स्टॉप और टेंड टू स्टॉप, स्टॉप और टेंड टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अब कोई ऑब्जेक्ट अगर ऑलरेडी चल रहा है, कोई ऑब्जेक्ट अगर ऑलरेडी चल रहा है, मान लो यहाँ से एक टॉय कार है वो चल के आ रही है, नाउ यू वांट टू स्टॉप दैट कार, आप क्या करोगे? वहां पे अपनी सी उंगली बीच में अड़ा दोगे तो वो टॉय कार है वो उतने में ही रुक जाएगी। लेकिन आपको क्या करना पड़ा? आपको एक फोर्स लगाना पड़ा ना। तो फोर्स विल डू व्हाट? इट विल स्टॉप और टेंड टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। तीसरा, चेंज दी या फिर इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट अगर ऑलरेडी चल रहा है, कोई ऑब्जेक्ट अगर ऑलरेडी चल रहा है, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है जो ऑलरेडी चल रहा है, उसकी स्पीड आपको अगर बढ़ानी है, स्पीड अगर बढ़ानी, मान लो एक बॉल है या एक बॉक्स है विच इज ऑलरेडी मूविंग, आपको उसकी स्पीड बढ़ानी है तो आप उसको और धक्का दोगे और धक्का दोगे, तब जाके उसकी स्पीड बढ़ेगी। या फिर उधर से पुलिंग फोर्स लगाते जाओगे तो स्पीड बढ़ेगी। या फिर इफ यू वांट टू डिक्रीज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी चल रहा है, यू वांट टू स्टॉप दैट ऑब्जेक्ट, तो क्या करोगे? उधर से फोर्स, यू वांट टू डिक्रीज इट्स स्पीड, नॉट स्टॉप, डिक्रीज इट्स स्पीड। तो या तो आप उधर से फोर्स लगाओगे पुशिंग फोर्स, या इधर से पुलिंग फोर्स लगाओगे। ऑब्जेक्ट उधर जा रहा है, इधर से पुलिंग फोर्स लगाया तो उसकी स्पीड डिक्रीज होगी कि नहीं होगी? तो स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए भी हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्थ क्या है? चेंज और टेंड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब मैंने आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाले केस में बताया था कि वहां पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड चेंज नहीं होती, स्पीड कांस्टेंट है ऑब्जेक्ट की, उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, हमेशा डायरेक्शन चेंज होता जा रहा है। ठीक है, डायरेक्शन विल कीप ऑन चेंजिंग, हर मूवमेंट पे उसका डायरेक्शन चेंज होगा। और वो कौन करता है? वहां पे हमने देखा था कि अगर स्टोन है, स्टोन में रस्सी बंधी हुई है, तो वो रस्सी इज रिस्पॉन्सिबल, उस रस्सी में वो रस्सी हो जाती है टाइट, उसमें टेंशन फोर्स डेवलप हो जाता है और वो उसको हमेशा, अगर रस्सी को हम छोड़ दें, मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ था, उसकी मूविंग, उसका डायरेक्शन इस मूवमेंट पे इधर था, अगर हमने रस्सी को छोड़ दी तो वो तुरंत ऐसे चला जाएगा, इट वॉन्ट मूव इन अ सर्कल, क्योंकि जैसे ही रस्सी को आपने रिलीज किया उसमें से फोर्स चला गया, रस्सी ढीली हो गई, फोर्स गायब, फोर्स गायब। तो अब उसको कौन चेंज, उसका डायरेक्शन कौन चेंज कराएगा? नो फोर्स इज देयर टू चेंज इस डायरेक्शन, तो वो ऐसा ही चलता रहेगा। तो जैसे ही आप उसको रिलीज करते हो ऐसा जाता है, फिर उसके ग्रेविटेशनल पुल की वजह से नीचे चला जाता है, वो अलग बात है, लेकिन उस मोमेंट पे वो इधर ही चला जाएगा। तो वो जो रस्सी में जो फोर्स डेवलप हुआ है, टेंशन फोर्स, वो हमेशा उस ऑब्जेक्ट को के डायरेक्शन को चेंज करता रहता है, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि चेंज और टेंड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी को चेंज करने के दो तरीके हैं, या तो स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज कर दो, या फिर डायरेक्शन चेंज कर दो। तो फोर्स के ये चारों काम हो गए। और पांचवा है कि चेंज और टेंड टू चेंज द शेप या फिर साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब जैसे अगर हम एक बलून की बात करें, एक बलून लिया आपने, फूला हुआ बलून, और उसको आपने प्रेस करने की कोशिश की, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? दब जाएगा, उसका शेप बदल जाएगा। आपके पास एक मान लो टोमेटो है, टोमेटो को आपने
जोर से प्रेस किया तो पूरा पिचक जाएगा और उसका शेप भी चेंज हो गया, साइज भी चेंज हो गया। एक स्प्रिंग है मान लो आपके पास, जैसे वो फोन पेन होते हैं ना जिसमें स्प्रिंग लगी होती है, ऐसे ही मान लो कोई आपके पास बड़ी सी स्प्रिंग है, तो उस स्प्रिंग को आपने खींचा, क्लियर, तो उसका भी शेप या साइज चेंज हो जाता है। तो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ अ फोर्स, किसी भी फोर्स के ये इफेक्ट हो सकते हैं, बशर्ते फोर्स कैसा होना चाहिए, अनबैलेंस। अगर आप एक ही फोर्स की बात कर रहे हो, एक ही फोर्स लगा रहे हैं, तो वो तो वैसे भी अनबैलेंस है। भाई बैलेंस करने के लिए तो आपको दो फोर्स तो कम से कम चाहिए ना, कि इधर से भी फोर्स लगा रहे हो, इधर से भी फोर्स लगा रहे हो, या इधर भी पुलिंग फोर्स, इधर भी पुलिंग फोर्स, तभी तो वो बैलेंस्ड होगा। अगर एक ही फोर्स लगा रहे हैं तो उस केस में वो अनबैलेंस ही होगा, एंड दीज कैन बी द रिजल्ट ऑफ द फोर्स या फिर इफेक्ट्स ऑफ द फोर्स। अब इसमें से हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं अभी हमारे कोर्स में, तो ये सब पढ़ेंगे, ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी। ये जो है शेप वाला जो केस है, शेप एंड साइज में चेंज वाला जो केस है, ये अभी हम नहीं पढ़ेंगे। तो इफेक्ट्स ऑफ फोर्स आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। तो फोर्स क्या है, फोर्स इज बेसिकली, आपने इन चारों चीजों में देखा, चारों ऑप्शन, फिफ्थ जो कि हम नहीं पढ़ने वाले हैं, इन चारों में आपने देखा कि अगर हमें ऑब्जेक्ट को मूव कराना है, अगर ऑब्जेक्ट को मूव कराना है तो भी हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, स्टॉप करना है तो भी फोर्स लगाना पड़ेगा, स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज करनी है तो भी फोर्स लगाना पड़ेगा, डायरेक्शन चेंज करना है तो भी फोर्स लगाना पड़ेगा। और अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो ये चारों चीजें आपको क्या बता रही हैं, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मूव कराते हो, इट मीन्स इसकी स्पीड चेंज हुई। अगर ऑब्जेक्ट को आप रेस्ट से मूव करा रहे हो, मतलब स्पीड कहो या वेलोसिटी कहो, इसकी वेलोसिटी चेंज हुई। अगर चल रहा था उसको आपने रोका तो भी वेलोसिटी चेंज हुई। अगर आपने वेलोसिटी को इंक्रीज किया या डिक्रीज किया तो भी, जो थर्ड वाला ऑप्शन था, तो भी वेलोसिटी चेंज हुई। फोर्थ क्या था कि डायरेक्शन को चेंज किया, मतलब वेलोसिटी चेंज हुई। मतलब इन ऑल दीज केसेस फोर्स का काम क्या है, फोर्स इज बेसिकली चेंजिंग द वेलोसिटी, चेंजिंग द वेलोसिटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो इसकी वेलोसिटी क्या है, इट्स वेलोसिटी इज जीरो। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो, राइट। अब और यूनिफॉर्म मोशन में है, तो यूनिफॉर्म मोशन में है तब भी इसकी वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो क्या जीरो कोई एक कांस्टेंट नहीं है, जीरो इज ऑल्सो अ कांस्टेंट, है ना, जीरो इज ऑल्सो अ कांस्टेंट। भाई जीरो भी कांस्टेंट है और यूनिफॉर्म मोशन में तो वैसे भी कांस्टेंट होती है लेकिन नॉन जीरो होती है, राइट। तो रेस्ट इज ऑल्सो अ यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब कि अगर आपको रेस्ट से, ये हो गए स्टेट ऑफ मोशन, ये हो गए स्टेट ऑफ मोशन। तो बेसिकली फोर्स क्या कर रहा है, अभी जो चारों ऑप्शन देखे हमने, तो फोर्स क्या कर रहा है, आई एम सॉरी ये आपके दीज आर नॉट इन योर सिलेबस राइट नाउ, कंफ्यूज हो गए होंगे आप, प्लीज फॉरगेट दैट। ये क्या है, वेलोसिटी है, सिंपली दिस इज वेलोसिटी। तो अगर ये जो v इज इक्वल टू जीरो है, दिस इज ऑल्सो अ वेलोसिटी, v इज इक्वल टू जीरो इज ऑल्सो अ वेलोसिटी विच इज अ कांस्टेंट, एंड यूनिफॉर्म मोशन में इट्स अ नॉन जीरो कांस्टेंट, है ना, नॉन जीरो होती है। तो ये जो है हमने अभी जो तीनों ऑप्शन, चार ऑप्शन थे, चारों ऑप्शन में हमने क्या देखा कि वेलोसिटी जीरो से नॉन जीरो हो रही है, मतलब रेस्ट से मूव कर रहा है, मूव करते हुए रेस्ट में पहुंच गया, इसका मतलब वेलोसिटी नॉन जीरो से जीरो हो गई, और फिर इंक्रीज या डिक्रीज, मतलब हम बेसिकली वी आर चेंजिंग द वेलोसिटी, वी आर चेंजिंग दी वेलोसिटी। तो ये जो दो है, इन दोनों को बोला जाता है स्टेट ऑफ मोशन, इन दोनों को बोला जाता है स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन मतलब क्या हुआ, या तो रेस्ट या फिर यूनिफॉर्म मोशन। अब जैसे बहुत पहले क्या हुआ था कि लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए, किसी, आप खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि किसी भी बॉल को अगर आपने ग्राउंड पे रोल किया, सरफेस पे, अर्थ सरफेस पे रोल किया, तो क्या होगा, थोड़ी देर चलेगा और रुक जाएगा, थोड़ी देर चलेगा और रुक जाएगा, राइट। तो बहुत पहले क्या समझा जाता था कि जो रेस्ट है, रेस्ट इज द नेचुरल स्टेट, नेचुरल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि कोई भी ऑब्जेक्ट दुनिया में जो है वो रेस्ट में रहना चाहता है, उसको अगर आप कुछ वेलोसिटी भी दो तो थोड़ी देर चलेगा और फिर वो रुक जाएगा, तो वो रेस्ट में रहना चाहता है। बट लेटर ऑन गैलीलियो और न्यूटन, इन सब ने जब थोड़ी और स्टडी की तो इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। अगर उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया गया, अगर उसको डिस्टर्ब नहीं किया जा रहा है तो वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है और उसको भी डिस्टर्ब ना किया जाए, उसको छोड़ दिया जाए यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलने, आगे ना कोई ऑब्स्टेकल मिलने वाला है,
वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब कि एक तो उसका डायरेक्शन भी फिक्स्ड, मैग्नीट्यूड भी फिक्स्ड। तो अगर उसको ऑब्स्टेकल कोई ऑब्स्टेकल ना मिले रास्ते में, एकदम खुला रास्ता है, तो वो नॉन स्टॉप चलता रहेगा। लेकिन हमने क्या देखा है कि फ्रिक्शन प्रेजेंट है, हम अर्थ पे रहते हैं और अर्थ में लगभग हर जगह फ्रिक्शन प्रेजेंट है, राइट। तो इस वजह से फ्रिक्शन प्रेजेंट है मतलब देयर इज एन अनबैलेंस्ड फोर्स। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा है, जैसे बॉल को आपने रोल किया ऑन द ग्राउंड, तो उस पर फ्रिक्शन लग रहा है, तो सिर्फ एक ही फोर्स है, मतलब अनबैलेंस्ड फोर्स है। इसका मतलब वो फ्रिक्शन उसके मोशन को चेंज करेगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाए, मान लो एक प्लेन सरफेस हो और बहुत बड़ा एरिया हो वहां पे और वो आइस का हो, आइस बहुत स्मूथ होता है, आप आइस को हाथ में पकड़ोगे तो स्लिप होगा, और वहां पे अगर आप बॉल को रोल करो तो वो काफी डिस्टेंस तक चलता रहेगा, बहुत दूर तक चलता रहेगा। तो ये जो पहले जो सोचा गया था कि रेस्ट इज द नेचुरल स्टेट, दिस इज नॉट सो। ऐसा क्यों सोचा गया था? क्योंकि बॉल थोड़ी देर में रुक गया, लेकिन वो रुका क्यों था? रुका इसलिए नहीं था कि उसका नेचुरल स्टेट रेस्ट है, इसलिए रुका था क्योंकि उस पर एक अनबैलेंस फोर्स लग रहा था, जो कि कौन है यहाँ पे? फ्रिक्शन है। तो फिर धीरे धीरे और स्टडी की गई, और फिर उसके बाद गैलीलियो ने एक दो एक्सपेरिमेंट किए जो आपकी बुक में गिवन है, कि दो इंक्लाइंड प्लेन है, उसको उसने यूज किया, और उसने क्या देखा कि अगर दो इंक्लाइंड प्लेन से, पहले एक ही इंक्लाइंड प्लेन पे देखा उसने, अगर यहाँ से एक बॉल को रिलीज किया जाए तो ये जब नीचे आएगा तो यहाँ पे उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे वो रेस्ट से उसको रिलीज किया गया है, तो यहाँ पे आएगा तो स्पीड बढ़ जाएगी। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ? स्पीड बढ़ रही है, और यहाँ पे जो हमें पता है कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो भी ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा होता है उसकी स्पीड बढ़ती है, अर्थ का जो ग्रेविटेशन है उसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो यहाँ पे वो पहले रेस्ट में था, हमने तो कोई वेलोसिटी नहीं दी अपनी तरफ से, नीचे आते आते स्पीड क्यों बढ़ी? स्पीड इसलिए बढ़ी क्योंकि उस पर अर्थ का ग्रेविटेशनल अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है, यहाँ पे उस पर एक अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है। उसके बाद क्या किया गया? स्पीड इंक्रीज हो गई, फिर इसी बॉल को जब ये नीचे आया फिर इसको दूसरे इंक्लाइंड प्लेन पे चढ़ाया गया, मतलब वहां पे सामने रख दिया गया। तो क्या देखा कि ये नीचे आया और फिर यहाँ पे गया, और यहाँ पे आकर के एक पॉइंट पे वो रेस्ट में आ गया। फिर से यहाँ से जब नीचे आया तो स्पीड बढ़ी, और फिर जब यहाँ पे गया तो फिर से रेस्ट में आ गया। ये खुद भी ऑब्जर्व किया होगा आपने, दो इंक्लाइंड प्लेन ले लो, और आपने स्कूल में शायद किया भी हो, जो कार्डबोर्ड होते हैं, कार्डबोर्ड हम ऐसे लगा देते हैं, उसके बाद यहाँ से हम पेन को ऐसे रिलीज करते हैं, फिर पेन आता है और फिर ऐसे जाता है, फिर आता है, फिर ऐसे जाता है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है? फ्रिक्शन भी रहता है ना, तो फिर थोड़ी देर में रुक जाता है। इसलिए गैलीलियो ने क्या किया? काफी स्मूथ बनाया, इन दोनों प्लेन्स को स्मूथ बनाने की कोशिश किया। तो क्या देखा कि जितनी हाइट से ये शुरू हुआ था उतनी हाइट पे जाकर के वो रुकता है, जितनी हाइट से यहाँ से शुरू हुआ था उतनी ही हाइट पे जाकर के रुकता है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है? इस तरफ जो है ग्रेविटेशनल पुल उसको खींच रहा है, ठीक है, और यहाँ पे उसकी स्पीड बढ़ेगी, और फिर यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल उसको खींचेगा तो उसकी स्पीड कम होती जाएगी। तो यहाँ पे आकर के वो फिर से रेस्ट में आ गया। अब गैलीलियो ने क्या किया? इसके जो इंक्लिनेशन है उसको वो चेंज करता रहा, ठीक है, थोड़ा यहाँ पे ज्यादा इंक्लाइंड हो गया, इस इंक्लिनेशन को उसने चेंज कर करके देखा। इंक्लिनेशन मतलब झुकाव, बेंडिंग ऑफ द प्लेन। तो ये क्या है? ये कम झुका हुआ है, ये ज्यादा झुका हुआ है, और हाँ, ये अगर ये अर्थ सरफेस है तो ये इससे थोड़ा ही ऊपर है, ये और ऊपर, ये और ऊपर, ये और ऊपर। तो उसने देखा कि हर केस में अगर इस इंक्लाइन को हटा करके ये इंक्लाइन प्लेन रखा जाए तो भी वो सेम हाइट तक ही जाएगा, इसी हाइट तक जाएगा, फिर यहाँ पे भी इसी हाइट तक जाएगा, यहाँ पे भी इसी हाइट तक जाएगा और रुक जाएगा। ये दीज आर दी रेस्ट पोजिशन ऑफ द बॉल ऑन डिफरेंट इंक्लाइन प्लेन। अगर ये वाला इंक्लाइन रखते हैं तो भी वो इसी हाइट तक गया, हर जगह वो सेम हाइट तक ही गया। लेट्स से दिस हाइट इज h, तो अगर यहाँ से उसको h हाइट से रिलीज किया गया है तो h हाइट तक ही जाएगा। और मान लो कि और हमने इसके इंक्लिनेशन को कम किया, तो धीरे धीरे हम क्या देख रहे हैं कि इस वाले इंक्लाइंड प्लेन में उसको उसी हाइट तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है? इस डायरेक्शन में इतना डिस्टेंस, इसको लेट्स से d1, और ये भी मान लो d1 था। लेकिन इस केस में क्या हुआ? गया तो वो सेम हाइट तक है ना, हाइट तो उसकी सेम है, लेकिन जो इस डायरेक्शन में जो डिस्टेंस चला है उसने, वो कितना हो गया? वो हो गया इतना। भाई यहां से चल के वो यहां तक गया ना, तो ऊपर तो इतना गया, लेकिन इस डायरेक्शन में इतना लंबा डिस्टेंस चला है उसने। इसको लेट्स से d2।
जब आपने तीसरा इंक्लाइन प्लेन रखा, आई होप आपको समझ में आ रहा हो, हमने पहले ये वाला इंक्लाइन प्लेन रखा तो वो h हाइट तक गया, ऑब्जेक्ट h हाइट तक गया, लेकिन इस डायरेक्शन में जो सरफेस पे जो उसका या फिर सरफेस के डायरेक्शन में जो उसका डिस्प्लेसमेंट है, या फिर जो वो ऐसे डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो यहाँ पे क्या है, दोनों में बराबर है। इस केस में जब आपने इंक्लिनेशन को और कम किया, यहाँ पे इंक्लिनेशन ज्यादा है, यहाँ पे कम और कम और कम और कम, है ना, तो इंक्लिनेशन को जब हम कम कर रहे हैं तो ये डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। इस केस में और बढ़ गया, ठीक है। फिर इस केस में और बढ़ गया, और इस केस में सोचो, इस h हाइट को कवर करने के लिए उसको कितना सारा डिस्टेंस चलना पड़ेगा, इतना सारा, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर टू हियर, ये मान लो D3 और ये D4। तो अगर इंक्लिनेशन इतना कम रहे तो वो कितना दूर जा रहा है, क्लियर है। और मान लो अब हमने इंक्लिनेशन पूरा ही हटा दिया, पूरा ही फ्लैट सरफेस बना दिया, इसको मिटा देते हैं, पूरा ही हमने अगर फ्लैट सरफेस बना दिया तो सोचो उसमें किस डिस्टेंस तक ऑब्जेक्ट जाएगा, उसको जाना कहां तक है, उसको h हाइट तक जाना है, ठीक है, उसको h हाइट तक जाना है। वो कब रुकेगा, जैसे अभी हमने क्या देखा कि ऑब्जेक्ट हर इंक्लाइन प्लेन पे कुछ डिस्टेंस पे जाके रुक गया ना, पहले वाले इंक्लाइन पे यहाँ रुका, दूसरे में यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर इसमें यहाँ, हर केस में जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ हाइट पे जाके रुक गया। अब मान लो मैंने यहाँ पे पूरा ही स्मूथ बना दिया, या फिर मतलब फ्लैट बना दिया, या फिर मान लो इंक्लिनेशन मैंने इतना कम रखा, तो इस इंक्लिनेशन से पता नहीं कितने दूर जाकर के वो h हाइट तक पहुंच पाएगा, क्योंकि इस इंक्लिनेशन से या फिर थोड़ा और इंक्लिनेशन बढ़ाएं, मान लो इतना कर दिया मैंने, तब भी तो बोर्ड के बाहर निकल जाएगा ना, इस हाइट तक पहुंचने के लिए तो वो बोर्ड तक पहुंच गया। अब अगर हमने और इंक्लिनेशन कम किया तो वो तो बोर्ड के बाहर निकल जाएगा, और फिर ऐसे इंक्लिनेशन घटाते घटाते अगर हमने एकदम फ्लैट कर दिया तब तो वो इन्फिनिटी तक ये बॉल चलता ही रहेगा, क्योंकि ये क्या चाहता है, ये बॉल आगे बढ़ के चाहता है कि वो h हाइट पे पहुंचे, और h हाइट पे पहुंचने के लिए तो इन्फिनिटी तक भी चलता रहेगा, तो भी वो h हाइट तक नहीं पहुंच पाएगा। तो बेसिकली यहाँ से क्या समझ में आया कि जब ये ऑब्जेक्ट नीचे आता है तो इस पे अनबैलेंस फोर्स लगा, किसका फोर्स, अर्थ का ग्रेविटेशन, इसलिए क्या हुआ, इसकी स्पीड बढ़ी, और फिर जब ऊपर चढ़ रहा था तो भी इस पे अनबैलेंस फोर्स लगा, इसलिए इसकी स्पीड घटी। लेकिन जब ये ऐसे फ्लैट सरफेस पे चल रहा है, जब ये फ्लैट सरफेस पे चल रहा है, तब तो कोई ग्रेविटेशन लग ही नहीं रहा ना, तब तो कोई ग्रेविटेशन लग ही नहीं रहा, कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है। इसका मतलब क्या होगा, वो इन्फिनिटी तक चलता रहेगा, इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। तो उस केस में क्या है कि इन्फिनिटी तक चलता रहा, क्योंकि कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा था। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अनबैलेंस फोर्स इज नॉट देयर, अगर अनबैलेंस फोर्स नहीं है तो स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा। अगर अनबैलेंस फोर्स नहीं है तो स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस केस में अनबैलेंस फोर्स था, स्पीड बढ़ी, अनबैलेंस फोर्स था, स्पीड घटी, लेकिन जब फ्लैट हो गई सरफेस तो यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स है। अनबैलेंस फोर्स कैसे है वो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा यहाँ पे, बट मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे क्या होता है कि जब ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे रखा होता है तो इस सरफेस, इन दोनों के बीच में एक पुशिंग रहती है। अब जैसे ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो इन दोनों के बीच में ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसको नीचे पुश कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, एक नॉर्मल फोर्स आता है, तो ये इस पे नॉर्मल फोर्स लगाएगा, ये जो सरफेस है वो इस पे नॉर्मल फोर्स लगाएगा, और नीचे इस पे जो अर्थ का ग्रेविटेशन है, फोर्स ड्यू टू अर्थ, वो लगता रहेगा। तो जब फ्लैट सरफेस पे हम होते हैं, जब हम फ्लैट सरफेस पे होते हैं तो फोर्स कैसा रहता है, अनबैलेंस्ड। यहाँ पे क्या है, अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स है, और हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे रख दो तो वो क्या करेगा, इसको नीचे प्रेस करेगा, तो ये भी उसको ऊपर प्रेस करता है, ये आपको मैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन में बताऊंगी। तो यहाँ पे क्या है, इस केस में उस पे अनबैलेंस फोर्स है, सॉरी बैलेंस फोर्स है, ऊपर जितना नीचे उतना ही, अर्थ का ग्रेविटेशन और ये सरफेस की वजह से फोर्स। तो यहाँ पे जब उस पे अनबैलेंस फोर्स एब्सेंट है, मतलब बैलेंस फोर्स है, बैलेंस्ड फोर्स है, ठीक है। बैलेंस्ड फोर्स मतलब इधर जितना इधर उतना ही,
तो दोनों ही क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे का इफेक्ट को जीरो कर देते हैं। तो बैलेंस्ड फोर्स मतलब जीरो फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स मतलब जीरो फोर्स। भले ही दो अलग अलग फोर्स लग रहे हो, इधर कोई और फोर्स इधर कोई और फोर्स, लेकिन दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो बैलेंस्ड फोर्स का मतलब होता है बेसिकली दिस इज सेम एज जीरो फोर्स, क्योंकि दोनों फोर्स मिलकर के जीरो हो गए। तो अगर अनबैलेंस्ड फोर्स प्रेजेंट है तो ही स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगा। स्टेट ऑफ मोशन रेस्ट, धीरे धीरे बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्स था, नॉन जीरो फोर्स था, बैलेंस्ड फोर्स इज जीरो फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स इज नॉन जीरो फोर्स। तो जब स्टेट ऑफ मोशन रेस्ट, धीरे धीरे अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से स्पीड बढ़ी, और अगर फ्लैट सरफेस पे चल रहा है तो वो इन्फिनिटी तक चलता रहेगा, क्योंकि व्हाट डज दैट बॉल वांट कि वो h हाइट तक जाए, क्योंकि हर इंक्लाइन प्लेन में तो h हाइट तक जा रहा था, इसमें भी h हाइट तक जाना चाहेगा, लेकिन उसको h हाइट कभी नहीं मिलेगी, तो वो इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। लेकिन फिर क्या देखा गया कि हमारे जो इनने यूज किए थे सरफेस वो कंप्लीटली स्मूथ नहीं था, तो थोड़ी देर दूर जाकर के रुक गया, क्योंकि फ्रिक्शन है, अनबैलेंस फोर्स है, फ्रिक्शन है, नॉन जीरो फोर्स है। ठीक है, जीरो फोर्स, दिस इज नॉन जीरो फोर्स, नॉन जीरो फोर्स। ठीक है, तो फ्रिक्शन था इसलिए आगे जाकर के रुक गया। तो तब क्या पता चला कि स्टेट ऑफ नेचुरल स्टेट ऑफ मोशन, नेचुरल स्टेट जो है, नेचुरल स्टेट इज नॉट रेस्ट अगर कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, मतलब कि सारे के सारे बैलेंस्ड फोर्स हैं उस ऑब्जेक्ट पे, मतलब कि जीरो फोर्स है। जीरो फोर्स मतलब कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा। यहाँ पे जो उसको वेलोसिटी मिली थी उसी वेलोसिटी से वो हमेशा चलता रहेगा। क्लियर? तो स्टेट ऑफ मोशन क्या है? स्टेट ऑफ मोशन मतलब कि या तो रेस्ट या फिर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, और जीरो इज आल्सो अ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो बेसिकली यूनिफॉर्म मोशन मतलब रेस्ट इज आल्सो यूनिफॉर्म मोशन, और किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर आप चल रहे हो दैट इज आल्सो यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर आपको वेलोसिटी बढ़ानी है या कम करनी है, मतलब अगर आप यूनिफॉर्म मोशन से अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज करना चाहते हो, यू नीड फोर्स। अगर आपको रेस्ट से मोशन में जाना है, मोशन से रेस्ट में जाना है, यू नीड अ फोर्स। तो फोर्स इज अ क्वांटिटी विच does what? Force is a quantity which changes the state of motion of an object, that is the direction of velocity या फिर magnitude of velocity, anything. तो force का काम क्या है कि state of motion को change करना. So that is it about today's class. वैसे भी थोड़ा सा time ज़्यादा हो गया है, but that's okay. Now rest of the things we are going to discuss in the next class. Thank you.